हाँ जी दोस्तों, तो आईसीआई ने मई 24 की आरटीपी निकाल दी है। बिल्कुल न्यू कोर्स की पहली आरटीपी, मतलब न्यू कोर्स के अंदर पहला आया है। अपने आरटीपी फर्स्ट बार आई है। देखो आरटीपी का फॉर्मेट मस्त लग रहा है, मतलब पहले तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट निकालते ना, अभी आईसीआई ने आरटीपी का फॉर्मेट मस्त चमका दिया है। ठीक है, तो चलो अब अपनी ऑडिट की आरटीपी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्या नया पॉइंट है, क्या है। वैसे सही बताऊं तो ऐसा कुछ नया स्पेसिफिक पॉइंट कुछ नया नहीं आया है। बस हाँ थोड़ा केस सिनेरियो टाइप क्वेश्चन दिए, वो भी एज सच नहीं है कि कोई हार्ड वार्ड नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। एमसीक्यू तो भाई मैं बताता हूँ तुमको बहुत इजीली होने वाले हैं। बड़े बड़े एमसीक्यू में तुम्हारी व्यू करा दूंगा, अभी तुम रुकना, एमसीक्यू में बताता हूँ तुमको, ठीक है ना। चलो, और बाकी जिनको नहीं पता है, अपना ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अपलोडेड है। ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच सीए फाइनल का न्यू कोर्स के स्पेसिफिक अकॉर्डिंगली, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, कुछ 2-3 चैप्टर शायद अभी बाकी है, अब आप कब देख रहे हो वीडियो उस पर डिपेंड करता है ये वाली, तो वो मैं आपको वो भी डाल दूंगा, वो 2-3 वीडियो भी। चलो सर, ये इंटीग्रेट इतना बड़ा केस सिनेरियो नहीं पढ़ना मेरे को, पढ़ना ही नहीं। मैंने तुमको बहुत बार क्लास में ही बोला है, इतने बड़े केस सिनेरियो डायरेक्ट पढ़ने मत जाया करो। पढ़ दो, पढ़ते बड़ा बड़ा पढ़ा 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 इतना बड़ा, अरे बाप रे कौन पढ़ेगा 2 पेज तो ये केस सिनेरियो को। मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरो। जहां आपको क्वेश्चन से अगर आंसर नहीं बन रहा है तो केस सिनेरियो पे जाओ। मैंने बहुत बार बोला है, सेम अभी भी यही। ऑडिट टीम है बीसीडी की, वो श्योर नहीं है कि मटेरियलिटी क्या चूज करे। ऑडिट टीम श्योर नहीं है कि उसको क्या मटेरियलिटी लेनी चाहिए, मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मटेरियलिटी रखें। तो क्या आइडेंटिफाई, आप उसको क्या मटेरियलिटी रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तुम आंसर पढ़ना शुरू हो, वहां पे आंसर में साफ दे रखा है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल, मतलब ऊपर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसे 800 की बात कर रहा है। एसे 800 के अंदर क्या बोलता है मटेरियलिटी के बारे में, मैंने आपको बताया हुआ है। एसे 800 बोलता है मटेरियल के बारे में कि चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, आप चाहे यूजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि इतने, मतलब एक कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल डिसाइड कर लो 500 करोड़ की 500 रुपए, सॉरी 500 रुपए से कम के में एरर, मतलब जो मिस स्टेटमेंट होंगे उसको ठीक मत करना, उसको ठीक मत करना, चलेगा। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लो। पर इस कॉन्ट्रैक्ट से आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस चीज का, पर इससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे 320 की मटेरियलिटी पे। मतलब ऑडिटर को प्लानिंग और परफॉर्म जो करनी है ना, ऑडिट प्लानिंग और परफॉर्म, वो तो ऐसे 320 की मटेरियलिटी निकालनी है, ऐसे 320 की मटेरियलिटी निकालनी है प्लानिंग और परफॉर्म करते वक्त तो, और उसकी उस हिसाब से ऑडिट करनी है। और जब एरर मिल जाए, एरर के टाइम पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो देखना, क्या ठीक है 500 तक की कॉन्ट्रैक्ट की एरर तो ठीक मत करो। तो मतलब प्लानिंग और परफॉर्मिंग के टाइम पे तो ऐसे 320 की मटेरियलिटी को ध्यान में रखना ही रखना है। तो वो ऑडिटर को रिलीव नहीं करेगा कि ऐसे 320 फॉलो करे नहीं करे, मतलब ऑडिटर को फॉलो करना ही पड़ना पड़ेगा। बाकी हाँ वो थ्रेशोल्ड बिलो मटेरियल स्टेटमेंट सही नहीं करना, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। काम ही खत्म, फर्स्ट वाला आंसर सही है इसका। मतलब तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर वाला ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये एक है इंसर्ट अदर मैटर पैराग्राफ, ऊपर बता पड़ गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो अदर मैटर पैराग्राफ डाला। तो भाई एक तो मैं तुमको बता दूं, मैंने तुमको बताया था ये वाला एक एम्बिगस मैंने इसलिए लिखा है, रीजन भी मैंने, जो मेरी न्यू बुक का फर्स्ट जब निकाला था ना वर्जन, तब मैंने लिखा था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो होता है ना, उसके लिए ईओएम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? इंफेसिस ऑन मैटर पैरा डालना पड़ता है। ओएम नहीं डालते, कभी भी ओएम नहीं डालते स्पेशल। पर जब मैंने ना आईसीआई का, मुझे लगा कुछ एम्बिग्यूटी है। आईसीआई का ये क्वेश्चन था टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इसने अदर मैटर पैराग्राफ डाला हुआ था और अदर मैटर पैराग्राफ सही कर रखा है। तो मैंने भी उसको देख के मैंने बच्चों को टेलीग्राम पे बोला भी था, इसको करेक्ट करके ईओएम को ओएम कर दो, क्योंकि मेरे को तो ईओएम ही पता था, क्योंकि भाई सीधी बात है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किससे बन रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज है तो ईओएम डलता है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बना स्पेशल पर्पस से, तो उसके लिए ईओएम डलना चाहिए था। आईसीआई ने यहाँ पे ओएम दे रखा था। तो मैं वहां पे मेरे को भी लगा कि भाई गलत है ये, तो फिर मतलब मेरे को लगा पर ठीक है, मैंने कहा आईसीआई के हिसाब से चलते हैं, तो मैंने ईओएम को ओएम करा दिया था। पर हालांकि नहीं भाई, वो ईओएम ही हो गया। अभी आईसीआई ने फाइनली क्लियर कर दिया, यहाँ पे ईओएम ही लगेगा। यहाँ पे तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, अदर मैटर पैराग्राफ दे सकते क्या? नहीं भाई, अदर मैटर पैराग्राफ नहीं देना है आपको, इंपेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ देना है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बना है तो ऐसे 800। अब ये यहाँ पे मैं तुमको एक यहाँ पे क्लियर दे दिया है कि जब भी आपको यूजर को अलर्ट करना है, जब भी आपको यूजर को अलर्ट करना है, अरे बाप रे कट गया है तो ठीक है चलो, जब भी आपको यूजर को अलर्ट करना है कि ये केवल किस पर्पस के लिए बना है और कौन से फ्रेमवर्क से बना है, कौन से फ्रेमवर्क से बना है, तो ईएम लग जाएगा। क्योंकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ईएम लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फ्रेमवर्क से लगा है, बना है। तो ये तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंटेंट उस पर डिपेंड करेंगे, तो ईएम लगेगा। पर अपन को अगर अलर्ट करना है उसको कि ये किसी दूसरे यूजर को यूज नहीं लेना, ये अलग से किसी दूसरे यूजर को यूज नहीं लेना, ये केवल इन स्पेसिफिक यूजर के लिए है, उस पे ओएम लग जाएगा। तो कौन कौन से स्पेसिफिक यूजर होंगे उस पे ओएम लगेगा, अदर मैटर पैराग्राफ, और बाकी अलर्ट करना है कि ये एसपीएफ से बना है तो ईओएम लगेगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रख के चलना।
चलो सर, थर्ड वाला भी एमसीक्यू नहीं पढ़ना, मैंने तो नो लिखा है, मतलब नहीं पढ़ना है इसको। अब ये बोल रहा है कि सेपरेट ओपिनियन इसको देनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सेपरेट ओपिनियन देनी है उसको, मतलब ए से 805 स्पेसिफिक किसी एलिमेंट पे स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको ओपिनियन देना है, तो ऐसे 700 लगेगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें से क्या सही होगा। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेम कर रखा है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे, जो पूरा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना, तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे अगर आपने एडवर्स या डिस्क्लेम कर रखा है, तो भाई अगर ऐसा कर रखा है तो अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे आपने डिस्क्लेमर दे रखा है या एडवर्स दे रखा है, तो आप इस स्पेसिफिक कैश फ्लो पे, स्पेसिफिक एलिमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। तो ये फर्स्ट ही वही हो गया, तो उसको इंक्लूड नहीं करना अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर एडवर्स ओपिनियन उसने दे रखा है यहाँ पे। तो अब बाकियों पे बोला है कि नहीं दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बोला है कैश फ्लो पे आप सेपरेट ओपिनियन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन आप दे सकते हो फलानी गिरा, तो ये गलत है, मतलब बाकी वाले पॉइंट। तो इससे ही काम हो गया, मतलब अपन क्वेश्चन और आंसर आप पढ़ रहे हो ना, उसी से पता पड़ता जा रहा है कि ऊपर केस स्टडी पढ़ने की पूरी जरूरत ही नहीं। मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, सही बात बताऊं, मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, आंसर यूपी मेरे हाथ है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है नहीं करना कंपनी को, उसका है, बहुत बेसिक है, मैं तुमको बताता हूँ ये वाला तो कैसे होगा। पहले तो इंटरनल ऑडिटर की तुमको लिमिट पता है ना, जो भी वो टोपो वाली लिमिट मैंने तुमको पढ़ाई थी, वो टोपो वाली लिमिट से। अब वो लिमिट कब देखते हैं, प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल की लिमिट के हिसाब से इस साल ऑडिटर अपॉइंट करना नहीं करना। हाँ तो भाई 21-22 की लिमिट को देख के 22-23 का ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है आंसर। पर इंटरनल ऑडिटर केवल इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म ही हो सकता है, नहीं भाई, स्टेट ऑडिटर के अंदर है कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म ही हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टाइप चीज है, तो उसमें तो कंपनी भी हो सकती है, इंटरनल ऑडिटर तो कॉर्पोरेट भी हो सकती है। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया। ये बोल रहा है 22-23 की लिमिट देख के ही 22-23 का ऑडिटर अपॉइंट करना है ना, भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है। 22-23 नहीं, पिछले साल का लिमिट देख के, ये देखो 21-22 की लिमिट देख के 22-23 का अपॉइंट करना है ऑडिटर, और इंडिविजुअल पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट ये भी है, तो ये सही हो गया। यहाँ पे केवल इंडिविजुअल पार्टनरशिप ही आएंगे, तो ये डायरेक्ट सही हो गया। बहुत कॉमन सेंस से एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं भाई, मैं सही बताऊं तो, बिना फालतू लंबी थोड़ी केस तो दे दिया, कुछ सेंस ही नहीं उसका। ये फिर भी अच्छा एमसीक्यू थोड़ा, कि कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं कहलाएगा, कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं कहलाएगा। ये अब सही बताऊं, आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के अंदर नहीं दे रखा है, ऐसे 315 है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं असली के अंदर। पर मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने तुमको कराया था, एडिशनल बुकलेट है ना, अभी भी तुम देख लेना, आईसीआई ने मॉड्यूल में नहीं दे रखा, पर मैं तुमको एडिशनल बुकलेट देता हूं ना, एडिशनल बुकलेट मैंने पीडीएफ दी थी तुमको 30-40-50 पेज की कुछ, कि मैंने कहा था कि ये आईसीआईएसएम में नहीं है कुछ, पर रिलेवेंट है, एग्जाम में आ सकता है, देख लो अभी हो गया ये आरटीपी में। तो तुम ऐसे 315 में जाना, मेरे एडिशनल बुकलेट पीडीएफ में, उसमें तुमको दिख जाएगा कि ना, वहां पे मैंने तुमको एक करा रखा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, वहां पे मैंने तुमको पढ़ाया हुआ अभी एक क्लास के अंदर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, इंक्वायरी करना मैनेजमेंट से या अंदर एंटिटी के अपने एम्प्लॉय से, या तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना, रिस्क को असेस कैसे करेंगे, मैनेजमेंट से करके अपने यहाँ के एम्प्लॉय से इंक्वायरी करके, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, इंक्वायरी मैनेजमेंट से करना या फिर अपने ही अंदर कंपनी के अंदर के इंसानों से करना, या फिर ऑब्जर्वेशन करना या इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, या फिर एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस करना, वेरिएंस निकालना, तो ये सब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आता है। ट्रेंड एनालिसिस करना आएगा भाई, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है। इंक्वायरी करना इन हाउस कंपनी के अंदर के बंदों से, मार्केटिंग वाले लोगों से करना अलाउ है। इंक्वायरी करना कंपनी के अंदर वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम के बंदों से अलाउ है, ये भी मतलब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। पर कम्युनिकेट करना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, जो अपना बाहर का लॉयर है कंपनी के अंदर का नहीं है, उससे इंक्वायरी रिस्क असेसमेंट नहीं कहलाएगा। वो तो भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गया हमेशा, कि आपको कोई रिस्क लग रही है, इससे आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाया उस पर, तो ये रिस्क असेसमेंट नहीं है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है। तो इंक्वायरी केवल मैनेजमेंट से और अंदर के एंटिटी वालों से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, ये भी ठीक है। इनकमिंग क्लेम, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने अब पूरा एक सिस्टम ऑटोमेट कर दिया, कि पहले क्या पेपर फाइलिंग होती थी, पेपर से डॉक्यूमेंट क्लेम सबमिट करेगा, क्लर्क चेक करेगा, क्लर्क करके आगे भेजेगा डॉक्यूमेंट को, फिर उस हिसाब से क्लेम वगैरह होगा, इतना सब कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन डालने के बाद ऑनलाइन साइन करा दो, वेरीफाई कर लेगा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, जिससे फास्टर प्रोसेसिंग हो जाएगी सारी। तो वो मैनुअल काम हटा दिया, तो क्या हुआ, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, कुछ सोचने का भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। शायद मतलब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन का था भी नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग तो है नहीं, इंटरनेट ऐसा कुछ है नहीं, डाटा एनालिटिक्स थोड़ी ना हुआ है, तो बस एक नॉर्मल काम को जो मैनुअल होता था उसको ऑटोमेट कर दिया ताकि फास्ट हो जाए, तो रोबोटिक प्रोसेस हो जाए, आरपीए। टीम है ना भाई, इन्वेंट्री के ऑडिटर टीम को इन्वेंट्री वेरिएशन गलत लग रही है, पर टीम के अंदर ही डिस्प्यूट है, नहीं यार कोई बोल रहा है मेरे हिसाब से सही है, कोई बोल रहा है मेरे हिसाब से सही है, कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया।
तो अब जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टीम में हो गई तो वहां पे अपन को उनको रिजोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। रिजोल्व कैसे करें? कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से रिजोल्व कर लो और कंसल्टेशन ले लो, या तो कंपनी के अंदर से या कंपनी के बाहर से, या तो कंपनी के अंदर से कंपनी के बाहर से, जिसको भी नॉलेज हो इस चीज की, उससे सिग्निफिकेंट मैटर के हमेशा कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अपन ने पढ़ाई है SQC1 के अंदर, तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी चाहिए एंगेजमेंट टीम को, या तो कंपनी के अंदर वाले बंदों से या बाहर वाले बंदों से। ये मत लिख देना कि फर्म की पॉलिसी के केवल अंदर अंदर वाले बंदों से ही लेना है अपन को कंसल्टेशन, नहीं, बाहर वालों से भी ले सकते हैं भाई। 3 ग्रुप कंपनी है, वो मतलब अलग अलग तरह की सब्सिडी अपन CFS बना रहे हैं, तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा है, अपन ने CFS बना रहे हैं। तो किसी एक कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास नहीं आया सब्सिडी का, तो अपन CFS बना रहे हैं। तो किसी भी एक कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, और ग्रुप ऑडिट चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर नंबर 13 शायद था, तो वो उसके अंदर पढ़ा हुआ है। तो अपन को मॉडिफाई करना है, रिपोर्ट को क्या करना है भाई, मॉडिफाई करना है अपन को, अगर नहीं आए तो बस, और कोई है ही नहीं, और कहीं पे भी मॉडिफाई की बात नहीं करिए, तो बात ही खत्म, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मॉडिफाई करनी पड़ेगी रिपोर्ट को अगर एक किसी भी सब्सिडी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो। चलो अब आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये भी फटाफट कर लेंगे, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। चलो, एक पेमेंट कराए अपन ने लीगल फीस का, लीगल फीस अपने लोअर ओग्रा को क्यों कराए? क्योंकि अपने को एक नोटिस आ गया था, अपन को एक नोटिस आ गया था, क्योंकि अपन ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, माइनिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन इलीगली जमीन पे अपन ने कब्जा करके कर रहे थे अपन कुछ का। हाई कोर्ट पे वो केस पेंडिंग चल रहा है, पर जो यूनिट चल रही है ना वहां पे इलीगली, वो 75% ऑफ एनुअल रेवेन्यू देती है, मतलब बहुत बड़ी यूनिट है अपनी। अगर वो हो गया, वो बोल रहा है कि अगर ये यूनिट बंद हो गई लीगल केस के कारण, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और मैनेजमेंट ने इसका कहीं पे भी डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है। तो अब एज एन ऑडिटर तुमको कुछ करने की जरूरत है कि अपना पार्टनर बोल रहा है मत करो, पर एज एन एम्प्लॉय मुझे लग रहा है कि नहीं यार, पार्टनर तो गधा है, करने की जरूरत है भाई, ये अब बहुत बड़ी चीज है। तो बेसिक चीज तुम्हारे दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए। तो एक तो इलीगल काम कराए तो ऐसे 250 लगेगा, लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करें, और एक बैंकक्रप्ट हो जाएगी कंपनी तो ऐसे 570 लगेगा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। तो अब यहाँ पे देखो मटेरियल और परवेसिव इफेक्ट है, मटेरियल परवेसिव इफेक्ट है, तो भी मटेरियल परवेसिव इफेक्ट हो, मतलब गोइंग कंसर्न का एक अपन को अनसर्टेनिटी दिख रही है, एक इवेंट, ऐसा कोई इवेंट दिख गया अपन को जो मटेरियल अनसर्टेनिटी दे सकता है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो अपन को यहाँ पे मटेरियल और परवेसिव है क्या इफेक्ट, हाँ भाई, तो एडवर्स देना पड़ेगा। तो एडवर्स, अगर मटेरियल परवेसिव नहीं होता तो क्वालिफाइड दे देते, तो मतलब देना तो है, फिर यहाँ पे तो बहुत बड़ा है ना, एडवर्स पूरी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये देखो ऐसे 250 बोलता है कि कभी भी आपने मटेरियल कोई इफेक्ट है, आपने कोई लो कंप्लायंस का रेगुलेशन नहीं, कंप्लायंस नहीं करा है, कोई मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, तो एडिक्वेटली उसको बता देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वरना हमको क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अब अपने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ऐसे 570, तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दो, पर यहाँ पे मटेरियल एंड परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। ये ना एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है, अपने ओल्ड कोर्स के अंदर भी था ये वाला, मैंने बुक में भी दे रखा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी कि 1.5 करोड़ के अपन ने ईयर एंड पे एक परचेज दिखाई, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, 18 मार्च को अपन ने एक 1.5 करोड़ की परचेज दिखा दी है, जिसका परचेज का ना अपन ने कोई पेमेंट करा है फ्यूचर में भी आगे, ना कोई उसके बाद कोई ऐसा खास एविडेंस है कि असली में परचेज करी नहीं करी, डायरेक्टर के थ्रू रूट कराई है वो एंट्री। तो साफ दिख रहा है एक फिक्टिशियस एंट्री है, फ्रॉड वाली एंट्री है। तो फ्रॉड का जो क्वेश्चन है वो एक तरह से बुक में है, ये एग्जिस्टिंग कोर्स वाला ही है। फ्रॉड वाला ऐसा लग रहा है मैनिपुलेट करने के लिए जनरल एंट्री लास्ट में फिक्टिशियस पास करी है, तो बस वो नहीं होता कि अब उसको ऑडिटर को विड्रॉ करना देखना पड़ेगा कि अगर नहीं कर पाता तो वो विड्रॉ करेगा। ऐसे 200 ऐसे 240 के अंदर एक ही तो था, बार बार विड्रॉ करा देता था ऑडिटर को कि उसको अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्या वो विड्रॉ कर सकता है क्या, बार बार आइए आता है। फिर एक आता है कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 12 के अंदर उसको फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है, फिर एक कारों के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है। बहुत ऐसे 240 के लगभग एक ही तो आंसर होता है सबका, वो ये पूरा का पूरा आंसर। हाँ ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट थी कोई भी, क्योंकि अपन ने क्या करा था, अपन ऐसे 450 अपने अपन ने पढ़ा हुआ है, ऐसे 450 के अंदर पढ़ा हुआ है अपन ने कि जब मिस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते हैं कि मिस स्टेटमेंट यार 1 करोड़ की 2 करोड़ की है, तो मटेरियलिटी देखनी पड़ती है, कि मटेरियलिटी रीअसेस करनी पड़ती है कि पहले अपन ने जो मटेरियलिटी सोची थी वो कि वही मटेरियलिटी है या नहीं है, कि मिस स्टेटमेंट मतलब एरर को किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं अपन। तो अब यहाँ पे पता पड़ा कि भाई पहले जो मैंने मटेरियलिटी निकाली थी ना वो एस्टिमेटेड सेल्स के हिसाब से थी, मैं मिस स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर रहा था अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को, मतलब ऐसे 450, और मटेरियलिटी पर जो मैंने निकाली है ऐसे 320, जो मैंने मटेरियलिटी निकाली थी
वो जो मटेरियलिटी थी ना, वो पहले मैंने एस्टिमेशन बेसिस पे निकाली थी कि सेल्स इतनी होगी, पर असली के अंदर सेल्स जो मैंने सोची ना, केवल उसका 25% ही हुई, मतलब सेल्स बहुत कम हुई। तो मटेरियलिटी मुझे क्या अनकनेक्टेड स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करने के लिए मटेरियलिटी रीअसेस करनी पड़ेगी। पढ़ा था अपन ऐसे 450 में, अपन को मटेरियलिटी अब रीअसेस करनी पड़ती है मटेरियल अनकनेक्टेड स्टेटमेंट। और जब मटेरियलिटी अपन रीअसेस करते हैं, अपन ये भी पढ़ा था कि अगर मटेरियलिटी आपकी कम आ गई, मटेरियलिटी आपकी कम आ गई, पहले अपन ने सोचा था मटेरियलिटी 5 करोड़ है, पर अब अपन देख रहे हैं कि नहीं भाई मटेरियलिटी 10 करोड़ टाइप है, मटेरियलिटी 10 करोड़ टाइप है, मतलब 10 करोड़ से नीचे के मैं मिस स्टेटमेंट को सही नहीं करूंगा एक तरीके से। तो अब मेरी मटेरियलिटी कम आ गई एक तरीके से, मैं मटेरियलिटी और सही रख रहा हूँ यहाँ ठीक ठाक है। तो इस केस के अंदर आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रीइवैल्यूएट करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब असली में सेल्स केवल 25% ही हुई। अब ये देखो वो बहुत बेसिक है, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन लगभग ओल्ड कोर्स में थे ये वाले, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल के आंसर की लैंग्वेज बदली है, मतलब ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसे 450 में रीअसेस करिए मटेरियलिटी, रीअसेसमेंट करना कंपलसरी है भाई। मटेरियलिटी रिवाइज कर ही सकते हैं अपन किसी स्पेसिफिक क्लास या फिर ट्रांजेक्शन के लिए, CADS। और अगर रीअसेस करते हो मटेरियलिटी की लोअर अमाउंट आया, अब कि पहले अपन ने ज्यादा सोची थी मटेरियलिटी, अब लोअर आ गया, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी आप रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वगैरह सबको वापस से रीअसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया बेसिक है। कंपनी ने बोला कि मैंने कंपनी ने बोला कि यार मेरे को ना, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पूरे ऑडिटेड है, तो मेरे को एक ट्रेड रिसीवेबल की एक वैलिडिटी पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ट्रेड रिसीवेबल तो एक और बार चेक करके बता देना, किसी को भी बोला किसी सीए को, तो क्या लगेगा भाई अपन को, उसने बोला रिलेटेड सर्विस परफॉर्म कर, सर्विस कितना रिलेटेड सर्विस परफॉर्म करने के लिए बोला है अपन को, कि केवल एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए बोला है। वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बता देगा, ऐसे ऐसे करके कर ले। तो उसने प्रोसीजर बता दिया कि मैं आपको लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल दे दूंगा जिसमें 1000 नेम होंगे, ये होंगे, आपको ये चीज चेक करके दे देना मेरे को, बस ऐसे ऐसे करके। तो इसने आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर दे दिया। तो इस पे SRS 4400 लगता है, SRS 4400 लगता है, SRS 4400, ठीक है ना। पर वो ना जिस ऑडिटर को, जिस सीए को आप दे रहे हो, वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है। तो अब तो मैंने कब बोला था कि जिस कंपनी को आपको SRS कराना है उसको स्टेट ऑडिटर होना रिक्वायर है? नहीं भाई, वो स्टेट ऑडिटर के बिना दूसरा ऑडिटर भी हो सकता है। स्टेट ऑडिटर नहीं है वो, दूसरा नॉर्मल सीए भी SRS पे परफॉर्म कर ही सकता है। स्टेट ऑडिटर से क्या लेना देना? ये तो एक सेपरेट असाइनमेंट है जिसको दे दिया कि आपको ये स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा के ये चीज चेक करनी है, बाकी कोई ओपिनियन वगैरह नहीं देना, बस आप स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा के बता दो कि ये सही है या नहीं है। तो क्या मैं कर सकता है वो एक्सेप्ट? बिल्कुल कर सकता है। और ये क्या नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है? कुछ नहीं, वही ये फैक्चुअल फाइंडिंग निकालने के लिए अपन स्पेशल रिलेटेड सर्विस परफॉर्म करा रहे हैं। और क्या क्या प्रिकॉशन, ये वाला क्वेश्चन देखो, बस ये नया टाइप है, मतलब नया इन द सेंस कि ये सारे पॉइंट पढ़े हुए, पर आईसीआई ने वो सारे पढ़े हुए पॉइंट को एक साथ इकट्ठा करके आंसर बना दिया। बस ये उसके अंदर अपने पढ़े सारे पॉइंट को दिक्कत नहीं है कि क्या क्या प्रिकॉशन उसको दिमाग में रखनी पड़ेगी उसको ये एंगेजमेंट करते वक्त, ताकि इसको कोई भी गलत ना समझे इसका। देखो ये एंगेजमेंट अपन एग्रीड अपन प्रोसीजर पे करते हैं कि जो भी स्पेसिफाइड प्रोसीजर है वो उससे फैक्चुअल फाइंडिंग निकालनी है, स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने बोला, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि वही कंपनी का ऑडिटर हो, दूसरा भी बंदा भी कर सकता है, तो चलेगा, वो बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। अब क्या क्या प्रिकॉशन उसको लेने पड़ेंगे? उसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये ना तो ऑडिट है ना रिव्यू है, ना तो ये ऑडिट है या ना रिव्यू है, मतलब मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, सीधी बात है। ये मैंने पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, वैसे तो 400 में, बस ये एक साथ दे दिया इसे ने। एक और स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मैं ना ऑडिट में चाहे वो प्रोसीजर नहीं करी हो, पर मैं कुछ एडिशनल प्रोसीजर कर रहा हूँ जो मुझे मैनेजमेंट ने बोला है। प्लस ये रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक पार्टीज के लिए, मतलब मैनेजमेंट ने बोला है तो मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट मिलेगी, बाकियों के काम की नहीं है। प्लस ये ना मैं ये इंगेजमेंट जो कर रहा हूं ना, ये केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब अभी किस पे कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल, अभी केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे नहीं कर रहा हूं। बस ये बेसिक। स्टार लिमिटेड है, इसने क्या पेरोल का, मैं कंपनी हूं, मैंने पेरोल को आउटसोर्स कर रखा है किसी दूसरी कंपनी को कि मेरा पेरोल प्रोसेस तू संभाल, तो आउटसोर्सिंग करने वाला लगा ना, ऐसे 402 सर्विस और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो यहाँ पे लिटिल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को अपन ने आउटसोर्स कर रखा है कि भाई तू मेरा वो संभाल पूरा पूरा पेरोल। अब जो मेरा स्टार लिमिटेड जो मतलब मेन यूजर एंटिटी है, यूजर एंटिटी को ऑडिटर को चाहिए कि वो सामने वाला आउटसोर्स एजेंसी की डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखे कि सामने वाली एंटिटी के कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है, वो देखने के लिए कुल मिला के। तो ये क्या है, डीडीओ, मैंने तुमको समझाया था डीडीओ क्या होता है, टाइप 2 रिपोर्ट। क्या होता है ये? टाइप 2 रिपोर्ट। ये सेम क्वेश्चन है अपने ओल्ड कोर्स के अंदर, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो चेंज हो गए ना, पर ये एग्जैक्ट है, मतलब बहुत ईजी है। टाइप 2 रिपोर्ट होता है, अगर केवल डीडी होता तो टाइप 1 होता है। यहाँ पे डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देख रही है डीडी के साथ साथ कि कंट्रोल सही इफेक्टिव है या नहीं है।
तो ये एश्योरेंस रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है? एक तो ये बताओ कि वो यूजर एंटिटी उससे क्यों मंगा रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंट्रोल यूजर एंटिटी को इंपैक्ट करते हैं, तो वो सही है नहीं है, इसलिए देखना पड़ेगा कि अगर उसके कंट्रोल ही सही नहीं है तो मेरा वाला डाटा भी सही नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिटर की? ऑडिटर को क्या देखना होता है? याद करो, याद करो, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कितना है वो सब वगैरह देखना नहीं होता, तो वो चीज चेक करनी पड़ेगी कि कितनी मटेरियल सर्विस, किन दोनों के बीच मटेरियल इंटरेक्शन कितना है, कौन सा कितना उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, कितना मटेरियल सर्विस वो उसको दे रहा है, वो चीज अभी पढ़ लेंगे अपन वापस से। रिपोर्ट कौन सी देनी है भाई? टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप टू रिपोर्ट, और कौन कौन सा ओपिनियन देना है? ओपिनियन में वही डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का, कि बिल्कुल सही से डिजाइन हुआ है, बिल्कुल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहा है, डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, वो का वही चीज पढ़ा हुआ, मतलब बेसिक, ये तो वही है, मैं रिपीट करा रहा हूँ तुमको, ये चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्लासेस में। ये अपन को टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है जो वो आपको दे रहा है, मतलब क्यों अपन को कराने, क्योंकि अपन को समझना है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस कौन सा है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को दे रहा है, उस सर्विस का नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो मेरे इंटरनल कंट्रोल को इंपैक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं पे। ए से 402 लगेगा यूजर एंटिटी के ऑडिटर पे, और ए से ही 3402 लगेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर पे, ये अपने पढ़ा हुआ है। टाइप टू रिपोर्ट, ओपिनियन क्या देना पड़ता है? वो ही है भाई, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे बोला था वो बिल्कुल सही से प्रेजेंट कर रखा है, कंट्रोल में जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे मतलब डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल सही है, और इसका डिस्क्रिप्शन डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और ये कंट्रोल अपने टेस्ट करके देख लिया बिल्कुल ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है, वो ओपिनियन देनी होती है। ये पढ़ा हुआ है यार सब कुछ तो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कॉमन रिस्क बताओ और ऑडिट इंप्लीकेशन बताओ, नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक अपन ने पढ़ा हुआ, इसमें कुछ नया डिस्कस करने लायक नहीं, वापस सेम चीज का डिस्कस करो, जाके बुक से पढ़ लो, ये तो ब्लॉकचेन की क्या, ये तो पढ़ा हुआ अपन ने। हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बैंक का, ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मतलब अच्छा है, अपन ने पढ़ा हुआ है, मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ है, पर इसका क्वेश्चन नहीं था पहले, भी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, ये एक तरह से न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब अच्छा है, पर पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पर इसके अंदर कुछ डीप के अंदर दे दिया भाई, सीधी बात है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर था वो इंटरनल कंट्रोल देख रहा था उसके एडवांस के, कि बैंक को एनपीए कैसे क्लासीफाई करती है, SMA 1 SMA 2 कैसे क्लासीफाई करती है, तो भाई SMA 1 एक तो पहले एनपीए होता है, एनपीए के पहले ना SMA में भी ट्रांसफर होता है भाई, बिल्कुल अकाउंट किसमें, SMA में भी ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो अब ये देखो, तो अब कभी भी लोन ड्यू हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे ड्यू हुआ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यू होने की ड्यू डेट थी उसकी 31 मार्च को लोन ड्यू हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे से ओवर ड्यू मानेंगे? नहीं, तो नेक्स्ट डे से ओवर ड्यू नहीं मानते, जिस दिन ड्यू हो गया उसी दिन के डे एंड पे ही अपन ओवर ड्यू मान लेते। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 31 मार्च को ड्यू हुआ तो 1 अप्रैल को ओवर ड्यू नहीं मानेंगे, 31 मार्च के डे एंड पे ही अपन उसको ओवर ड्यू मान लेंगे। प्लस अब ये बोल रहा है कि उसको SMA 1 मान लेंगे 1 मई 2023 को, जिस डे पे ओवर ड्यू हुआ मतलब 31 मार्च को, उससे 30 दिन एग्जैक्ट जोड़ो, उस 30 दिन से 30 दिन जोड़ने के बाद 30 दिन से 60 दिन तक उसको SMA 1 की कैटेगरी में डालेंगे अपन। तो यहाँ पे 30 दिन जोड़ो, 31 मार्च से 30 दिन क्या होंगे, 30 अप्रैल, 31 मार्च से 30 दिन होंगे 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से वो SMA 1 होगा, कब तक होगा, 30 to 60 डेज, 60 डेज के बाद वो SMA 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 30 दिन प्लस 30 दिन और जोड़ लो, मतलब एक तरीके से 30 अप्रैल प्लस 30 दिन और जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 29 में, क्या आ जाएगा 29 में, तो 29 मई को SMA 2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, SMA 2 हो जाएगा वो यहाँ पे 29 में से। तो 30 दिन तक तो कुछ नहीं होगा, और ड्यू से 30 दिन तक कुछ नहीं होगा, और जैसे 30 डेज टच हुआ इसका, तो ये 30 डेज के SMA 1 हो जाएगा। फिर वापस 30 दिन जोड़ो, 30 अप्रैल प्लस 30 दिन यहाँ पे आप जोड़ो, तो 29 मई पे आने के बाद वो यहाँ पे SMA 2 हो जाएगा। ये देखो, ओवर ड्यू सेम डे पे होता है, डे एंड पे मान के, रिलेवेंट डेट की डे एंड पे उसको ओवर ड्यू मानेंगे। SMA 1 अप्रैल 30 पे हो जाएगा, 30 दिन पे मान के हो जाएगा। फिर सॉरी, ये मैंने कुछ गलत वहां पे, अच्छा 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 सॉरी, वो वहां पे था वो, उसको आप जो 30 दिन था ना यहाँ पे 30 मई, अपन ने 30 दिन की कैलकुलेशन सॉरी वहां पे गलत कर दी थी वहां पे, तो यहाँ पे 30 अप्रैल डालेंगे ना अपन, 30 अप्रैल से 30 दिन 30 मई जाता है, अगर 31 मतलब, क्योंकि अप्रैल 30 का महीना होता है, 30 डेज का होता है, सॉरी याद मुझे, तो यहाँ पे 30 डेज का महीना होता है। SMA 1 क्या तक होगा, 30 अप्रैल पे वो SMA 1 जोड़ा, तो प्लस 30 डेज करेंगे तो 30 मई पे पहुंचेगा, वो किस पे पहुंचेगा, 30 मई पे पहुंचेगा, तो 30 मई पे वो यहाँ पे होगा SMA 2, यहाँ पे होगा SMA 2। अब 30 दिन से 60 दिन हो गया, अब जैसे 90 दिन आ गया, तो 90 दिन पे क्या हो जाएगा, 90 दिन पे आते ही वो हो जाएगा NPA, मतलब 90 डेज पे NPA हो जाता है ना,
तो अब एनपीए कब होगा, यहाँ पे एक और बार 30 दिन जोड़ लो। अब मई कितने का महीना है, 31 दिन का महीना है, तो एक दिन पहले ले आओ, एक दिन पहले ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 जून, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 जून, तो 29 जून पे एनपीए हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया था, और यहाँ पे 30 दिन और जोड़ा अपन ने, तो पहुंच गए 29 जून पे, यहाँ पे हो गया एनपीए। ठीक है, चलो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होती है और वो कैसे अपनी जो मतलब और नेचर और ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होता है, और कैसे कॉरपोरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में योगदान दे सकती है। तो ईएसजी क्या होता है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, जो अपनी बुक का फर्स्ट टॉपिक है ना, वो ही एक्सप्लेन करा है डायरेक्ट, वो ही डायरेक्ट ईएसजी के बारे में लिखना है कि ईएसजी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है। तो ईएसजी रिपोर्टिंग में कुछ नहीं कि अपन ने क्या क्या वैल्यू एडिशन दिया है इन तीनों पार्ट में, ई में, एस में, जी में, कंपनी ने इन तीनों में क्या वैल्यू एडिशन करा है वो रिपोर्ट करना होता है। वो ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पूरा पढ़ा रखा है पूरा मेन, मतलब कुछ नया नहीं है ना, नया हो तो बताऊंगा। इन्वायरमेंट में उसमें क्या कंपनी ने इन्वायरमेंट में क्या क्या देना है, कि मैंने एनिमल वेस्ट कितना इस बार करा एनिमल को कितना नुकसान पहुंचाया, इलेक्ट्रिसिटी कोल वगैरह कितना यूज लिया। सोशल के अंदर बताना है कि मैंने कंपनी की रेपुटेशन सोशली कैसे मैनेज करी, हॉस्पिटल खुला है, स्कूल खुला है, लोगों को जॉब भी अच्छे से डील कर रहा हूँ, वो सब करना। गवर्नेंस की कंपनी के अंदर की गवर्नेंस कैसे हो रहा है, तो ईएसजी तीन तरह का ईएसजी करा। फिर उसके बाद बताना है कि ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होती है, वही अपने जो बुक है, बुक के अंदर मेन वो खोल लो, बुक के अंदर तुमको दिख जाएगा ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होती है, कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग दोनों करनी होती है, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मिक्स करो तो सबसे बेस्ट होता है रिपोर्टिंग में। फिर यूनाइटेड नेशन ने अपने सारे जितने भी कंपनी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जितनी भी कंट्री है, उन सारी कंट्री को बोला है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस करो, ताकि पुअर्टी हट जाए, गरीबी हट जाए, सब चीजें हो जाए। तो कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एसडीजी के अंदर, कुछ नहीं भाई, ईएसजी को अच्छे से फॉलो करो, प्लस नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी लाओ, इनोवेशन टेक्नोलॉजी जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे और सेफली अपन काम करें, सस्टेनेबल रहे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है अभी। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चन अपने गायब हो गए थे क्या कुछ, मैंने अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर क्वेश्चन कुछ रह गए। हाँ, तो ये अपना एनपी वाला हो गया था, उसके बाद ये 16 रह गया, 17 रह गया, इसको करना है, इसको करना है मेरे को। परफॉर्मेंस ऑडिट, जो पीएसयू वाला चैप्टर है, पीएसयू वाला परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है भाई, परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ, पीएसयू ऑडिट के अंदर होता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट को अच्छी सी सारी परफॉर्मेंस चेक करना। क्या क्या चेक करना उसमें, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ताकि अपन देख सके कि गवर्नमेंट जितना भी काम कर रही है उसके लिए पब्लिक अकाउंट, मतलब पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी मिल पाए कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है नहीं करी पब्लिक। तो इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी सब कुछ चेक करना हर एक एक्सपेंडिचर की। पर जिस बंदे को अपॉइंट कराना ऑडिटर, वो क्या चेक करके आ गया कि सारे एक्सपेंस पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक कस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं, सारे जितने भी एक्सपेंस है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में और पब्लिक के कस्टम के अंदर है नहीं। इसको परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट। अपन को पढ़ा था ना अपन ने पीसीसी, पीसीसी पढ़ा था ना अपन ने, पब्लिक इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट और कस्टम के अंदर है नहीं है वो अपन ने पढ़ा था। तो पीसीसी क्या होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो सीएनडीजी ने रिजेक्ट कर दी इसकी रिपोर्ट, बिल्कुल सही करा भाई। यहाँ पे तो उसको सब कुछ देखना है ना, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। कहाँ गायब हो जाता है बार बार ही। अभी आंसर बस लंबा चौड़ा करके बहुत बड़ा दे दिया, लैंग्वेज इधर उधर पकड़ पटक पटक के। बाकी बेसिक बहुत इजी है, लैंग्वेज इधर उधर पटक पटक के दे दी, पर सब कुछ याद कराया मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कस्टम वगैरह से ये कोई परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होती, एक तो बोला। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है वो समझाई, डेफिनेशन जो होती है ना, नॉर्मल डेफिनेशन, कि सिस्टमेटिक एविडेंस को इवेल्यूएट करना, परफॉर्मेंस देखना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि उसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। तो ये जनरली कौन करता है परफॉर्मेंस ऑडिट, सीएनडीजी परफॉर्मेंस ऑडिट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस, उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस की मदद से करता है। जैसे आईएएडी है, उसका इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी मदद से करता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि अलग अलग तरह की गाइडलाइन दे रखी है, वो सारी फॉलो करनी पड़ती है। पर हालांकि इसके अंदर ये भी बोला हुआ है कि जो भी आप परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह है कुछ भी करा रहे हो ना, इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिस भी कर रहे हो, रेलवे डिपार्टमेंट कर रहे हो तो रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो बता देगा कि आपको ऑडिट कैसे कैसे करनी है। तो फाइनल एम तो वही रखना, आपका वो एम ही रखना फाइनल। तो जो रिजेक्शन करा है वो वारंटेड है, वारंटेड मतलब करेक्ट है कि यहाँ पे सीएनडीसी रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट में उसको इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी सब देखना पड़ता है, केवल ये नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट कस्टम देख के आ गया, क्योंकि वो तो प्रोप्राइटरी ऑडिट हो गई। इंटरनल ऑडिटर क्या बोलता है यहाँ पे,
संजना हैज रिसेंटली ज्वाइन चीफ इंटरनल ऑडिटर, उसने चीफ इंटरनल ऑडिटर की जल्द अभी रिसेंटली पोजीशन एक्सेप्ट करी है। तो उसको बोला है कि है ना पास्ट ईयर के अंदर कुछ ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी पुराने ऑडिटर ने, इंटर ऑडिटर ने, उसके कुछ इश्यूज अभी तक अनरिजोल्व है। तो क्या उसको उस पर एक्शन लेना है? हाँ भाई, एक्शन टेकन रिपोर्ट अपन ने पढ़ी थी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पास्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है उसको भी चेक करना है कि मैनेजमेंट में एक्शन लिए या नहीं लिए, नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, तो उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो पास्ट इश्यूज पर उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। सी अंजना की है कि वो मॉनिटर करते रहे कि प्रायर ऑडिट इशू क्लोज हो गए हैं, उसको मैनेजमेंट के साथ एग्री करके एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, मॉनिटर एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उसको। बेसिक है ना, हो गया। मतलब समझने वाला था, हो गया ये पूरा। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया ना? मैं एकदम से क्या पता नहीं, ये नीचे पहुंच गया था। सपना देख लेता हूँ, राउंड हो गया होगा था क्वेश्चन तो। 20 वाला ये, हाँ ये तो ठीक है, ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ है नहीं अपने इस बार, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी नया नहीं है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, तो ये मैं नहीं करा रहा। रिपीट क्वेश्चन क्यों करना है, मतलब तुम कर लेना अपने हिसाब से। एजीओ इंटरनेट हो गया, पीएससी हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया, हाँ बाकी सारे हो गए अपने। चलो ठीक है, तो अपनी आरटीपी ये वाली पूरी की पूरी हो चुकी है। बाकी मैंने तो बोला फ्री फास्ट ट्रैक पे अपना ऑडिट का यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चाहो तो वो देख लेना। आप उसके लिए एफएक्यू देख लेना कि वो कैसे क्या क्या करना है, उसके अंदर एफएक्यू वीडियो भी है उसकी प्रॉपर। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी हाँ एक एमसीक्यूज एक और कर एमसीक्यूज की है ना, इनकी भी मैं समरी दे दूंगा। वैसे तो मैंने एमसीक्यू की सारी समरी बना के दे रखी है कि इतना सब कुछ पढ़ना नहीं है अभी भी। इसमें तुमको क्या पढ़ा है एमसीक्यू में, कोई सिनेरियो पढ़ा है नहीं। अब इनको भी और समराइज करके मैं तुमको और पीडीएफ में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।